नमस्कार। भारत का सर्वोच्च पद यानी राष्ट्रपति। आज हम इस एक्सप्लेनर में मूल संविधान के जरिए इस गरिमामय पद की नींव, इसकी ताकत और चुनाव से लेकर महाभियोग तक के पूरे सफर को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इस एक्सप्लेनर में हमारा फोकस मुख्य रूप से इन 5 हिस्सों पर रहेगा: पद का आधार, योग्यता और चुनाव की प्रक्रिया, उनकी कार्यकारी शक्तियां, आपातकालीन अधिकार और आखिर में पद खाली होने और महाभियोग से जुड़े नियम। पहला हिस्सा है पद का आधार। आखिर इस हाईएस्ट ऑफिस की कॉन्स्टिट्यूशनल नींव कहां से आती है, आइए इसको समझते हैं। संविधान का अनुच्छेद 52। देखिए, ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ये समझिए कि ये वो सॉलिड फाउंडेशन है, वो बेड रॉक है जिस पर पूरा राष्ट्रपति पद टिका हुआ है। यही आर्टिकल ऑफिशियली डिक्लेयर करता है कि राष्ट्रपति देश के सुप्रीम अथॉरिटी होंगे। अगर हम इसकी लेगेसी की बात करें तो ये सच में बेहद समृद्ध है। स्वतंत्र भारत के सबसे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी से लेकर वर्तमान में इस महान पोस्ट को कमांड करने वाली द्रौपदी मुर्मू जी तक, इस ऑफिस की शान और गौरव वक्त के साथ साथ और भी मजबूत हुआ है। अब एक बेसिक सवाल दिमाग में आता है कि इस विशाल जिम्मेदारी की अवधि यानी टेन्योर कितना होता है। सोर्स मटेरियल बिल्कुल क्लियर करता है कि जो कोई भी इस टॉप पोजीशन पर बैठता है उनका स्टैंडर्ड कार्यकाल एग्जैक्टली 5 साल का होता है। ये 5 साल हमारी डेमोक्रेसी के लिए एक अत्यंत अहम वक्त होता है। दूसरे हिस्से पर आते हैं योग्यता और चुनाव की प्रक्रिया। एक कैंडिडेट आखिर इस सर्वोच्च शिखर तक पहुंचता कैसे है? बिना किसी शक के इस इलेक्टोरल मैदान में उतरने से पहले कैंडिडेट को 2 बेसिक शर्तें पूरी करनी ही होती हैं। पहला, भारत का नागरिक होना अनिवार्य है और दूसरा, उनकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। एक तरह से यह देश के सबसे ऊंचे स्थान पर पहुंचने का एंट्री टिकट है। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है। जनता सीधे राष्ट्रपति को वोट नहीं देती। ये वोटिंग एक्चुअली एक थोड़ी कॉम्प्लेक्स और इनडायरेक्ट प्रोसेस है। होता यह है कि हम और आप यानी जनता एमपीज और एमएलएस को चुनती है। फिर देश भर के ये चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स, जिसमें दिल्ली और पुडुचेरी के रिप्रेजेंटेटिव्स भी शामिल हैं, अपना वोट डालते हैं। रिजल्ट निकलता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के जरिए। सिंपल शब्दों में कहें तो इस मैथमेटिकल सिस्टम से यह तय होता है कि हर राज्य का एकदम सही वजन वोट में काउंट हो। चुनाव बिल्कुल फेयर हो, इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे इलेक्शन कमीशन पर होती है। और अगर बाय चांस इस प्रोसेस में कोई डिस्प्यूट या कानूनी विवाद पैदा हो जाए तो इसका अंतिम फैसला लेने का हक सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है। यहां संविधान किसी और की दखलंदाजी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता। चुनाव जीतने के बाद और ऑफिशियली सीट पर बैठने से ठीक पहले नए राष्ट्रपति को संविधान की रक्षा करने की एक बहुत ही सोलेम ओथ यानी शपथ लेनी होती है। और ये शपथ कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश। ये मोमेंट वाकई हमारी डेमोक्रेसी के 2 सबसे बड़े पिलर्स के मिलन का प्रतीक होता है। चलिए, कैंडिडेट स्वेयर इन हो गए, लेकिन अब एक क्यूरियस सवाल दिमाग में आता है कि इस गरिमामय पद पर बैठने के बाद आखिर उन्हें कौन कौन सी पावर्स मिल जाती हैं। आइए इन स्वीपिंग अथॉरिटीज को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तीसरा सेक्शन है कार्यकारी और न्यायिक शक्तियां, यानी सरकार को दिशा देने और जुडिशियल मैटर्स में इंटरवीन करने की विशाल क्षमता। सोचिए, देश का हर बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव कदम एक्चुअली राष्ट्रपति के ही नाम पर उठाया जाता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति से लेकर पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स फॉर्म करने तक का काम इनके हाथ में है। सीएजी और अलग अलग राज्यों के राज्यपालों को भी यही अपॉइंट करते हैं। बेसिकली इनके आधिकारिक सिग्नेचर के बिना सरकार का पहिया आगे नहीं घूमता। और इस पोजीशन के अनुरूप जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो प्रॉपर तरीके से संविधान की दूसरी अनुसूची में दर्ज है। अब आते हैं जुडिशियल पावर्स पर। आर्टिकल 72 एक बहुत ही प्रोफाउंड शक्ति देता है, क्षमादान यानी पार्डनिंग पावर। अगर किसी को सजा मिली है तो राष्ट्रपति के पास दया दिखाने, सजा कम करने या पूरी तरह माफी देने का अधिकार होता है। एक तरह से ये स्ट्रिक्ट कानून और इंसानियत के बीच का एक परफेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस है। कभी कभी ऐसी सिचुएशन बनती है ना कि संसद का सेशन नहीं चल रहा होता और देश को अचानक किसी कानून की इमीडिएट जरूरत पड़ जाए। वहां काम आता है आर्टिकल 123। ये राष्ट्रपति को ऑर्डिनेंस इश्यू करने की ताकत देता है। ये एक टेम्पररी ब्रिज की तरह इंस्टेंटली लागू हो जाता है। लेकिन हाँ, जैसे ही पार्लियामेंट दोबारा खुलती है, इसे 6 हफ्ते के अंदर पास करवाना जरूरी होता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन निर्माताओं ने एक और ब्रिलियंट व्यवस्था की थी। आर्टिकल 143 के तहत अगर कभी भी कोई लीगल मैटर बहुत उलझ जाए तो राष्ट्रपति सीधे सुप्रीम कोर्ट से स्पेसिफिक एडवाइस मांग सकते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि देश के कॉन्स्टिट्यूशनल गार्डियन के पास बेस्ट लीगल गाइडेंस हमेशा अवेलेबल होती है। चौथा सेक्शन है इमरजेंसी और मिलिट्री पावर्स। डेली गवर्नेंस से थोड़ा आगे बढ़कर देखें तो जब देश पर संकट आता है तब इनका रोल क्या होता है?
यहां ध्यान दीजिए आर्टिकल 53 पर। यह आर्टिकल एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर करता है कि हमारी सभी आर्म फोर्सेस का सुप्रीम कमांडर कोई और नहीं बल्कि राष्ट्रपति हैं। देश की आखिरी मिलिट्री कमान उन्हीं के हाथ में होती है। चाहे जमीन पर हमारी आर्मी हो, समुद्र में नेवी या आसमान में एयरफोर्स, इन तीनों मिलिट्री फोर्सेस की आखिरी डोमिनियन राष्ट्रपति के पास ही होती है। हालांकि इस एक्सट्रीम पावर का इस्तेमाल हमेशा ऑफिशियल एडवाइस पर ही किया जाता है, बट सुप्रीम कमांड बिल्कुल वही होल्ड करते हैं। संकट के समय के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने स्पेशली 3 इमरजेंसी पावर्स को कैटेगराइज किया है। आर्टिकल 352 जब पूरे देश पर खतरा हो यानी नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 356 जब किसी स्पेसिफिक राज्य का सिस्टम फेल हो जाए, और आर्टिकल 360 जब देश पर बहुत बड़ा आर्थिक या फाइनेंशियल संकट आ जाए। ये 3 आर्टिकल्स किसी भी क्राइसिस से निपटने के लिए राष्ट्रपति के सबसे बड़े संवैधानिक हथियार हैं। और अब आखिरी सेक्शन पर आते हैं, वैकेंसी, सक्सेशन और इम्पीचमेंट। आइए देखते हैं कि कंटिन्यूअस लीडरशिप और स्ट्रिक्ट अकाउंटेबिलिटी एनफोर्स करने के क्या रूल्स हैं। अगर कभी ऐसी नौबत आती है कि राष्ट्रपति को रिजाइन करना पड़े, तो वो अपना रेजिग्नेशन लेटर सीधे वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। और मान लीजिए किसी अनएक्सपेक्टेड रीजन से ये सीट अचानक खाली हो जाए, संविधान ने इसका भी ठोस इंतजाम किया है। उपराष्ट्रपति तुरंत चार्ज ले लेते हैं, क्योंकि ये ऑफिस एक मोमेंट के लिए भी खाली नहीं रह सकता। और हाँ, ऐसी सिचुएशन में नए इलेक्शंस 6 महीने के अंदर करवाना मैंडेटरी होता है। लेकिन एक सीरियस सिचुएशन सोचिए, क्या हो अगर खुद कॉन्स्टिट्यूशन का ही वायोलेशन होने लगे। यहां एंट्री होती है आर्टिकल 61 की, जो एक अल्टीमेट फेल सेफ का काम करता है। अगर वायोलेशन का ठोस प्रमाण मिलता है तो इम्पीचमेंट या महाभियोग की एक बेहद सख्त प्रोसेस शुरू की जा सकती है। यह ब्यूटीफुली दर्शाता है कि लोकतंत्र में सिस्टम और कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कोई भी नहीं है। तो इस एक्सप्लेनर को सोर्स मटेरियल के एक बहुत ही डीपली मीनिंगफुल कोट के साथ खत्म करते हैं। राष्ट्रपति संविधान का गौरव है, लोकतंत्र का एक मजबूत प्रतीक है। इन सारे रूल्स, पावर्स और स्ट्रिक्ट लिमिटेशंस की इस कॉम्प्लेक्सिटी को समझने के बाद क्या हमारा इस हाईएस्ट ऑफिस को देखने का नजरिया फंडामेंटली चेंज नहीं हो जाता? ये संवैधानिक चेक्स एंड बैलेंसेस पद को स्ट्रिक्टली बांधते हैं या सच में हमारी डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा रक्षक बनाते हैं? इस पर जरूर सोचिएगा।